नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है और बहुत सारे लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त अनुभव है मुख्य परीक्षा के बारे में, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मुख्य परीक्षा के बारे में विशेष अनुभव नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। मूल रूप से देखा जाए तो ये जो प्रश्न है, जिन्होंने मेरे नोट्स को लिए हैं तो उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया है। तो उस ग्रुप में मैं थोड़ा बहुत जो भी होता है अपने अनुभव के आधार पर लोगों को मेंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्नों को लिखना है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को अपने मंच के माध्यम से भी मुझे शेयर करना चाहिए, ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं अगर उन्हें भी कुछ सीखने की, नया करने की इच्छा हो तो वह इसके माध्यम से सीख सकते हैं। तो जितना भी मेरा अनुभव और एक्सपीरियंस है उस आधार पर मैंने अपने नोट्स के आधार पर एक प्रश्न तैयार किया है और उसी प्रश्न का एक मॉडल आंसर तैयार किया है। तो ये मॉडल आंसर कहने का मतलब ये नहीं कि ये आंसर यही होगा। मेरे अनुसार तो ये एक सही और सुटेबल आंसर है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत सुधार करके अपने अनुसार भी मॉडल आंसर तैयार कर सकते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य एक पैटर्न को समझाना है कि जब प्रश्न आता है तो किस प्रकार से आप एग्जाम में उसे डील कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस सीरीज को मुख्य परीक्षा सीरीज हम नाम देंगे, और इसी सीरीज के तहत आने वाले दिनों में और भी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो मुख्य रूप से उद्देश्य यह है कि आप सीख सके कि प्रश्नों को कैसे समझना है और कैसे वहाँ पर जवाब देना है। एग्जाम में सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधी प्रत्यक्ष प्रावधान न होने के बावजूद भी न्यायालय ने न केवल अपनी इस शक्ति का उपयोग किया है या करता है, बल्कि इसके माध्यम से दिए गए सिद्धांतों के माध्यम से राज्य एवं नागरिक के मध्य संतुलन स्थापित करने का भी कार्य करता है। तो विवेचना करें। तो प्रश्न में एक कथन दिया हुआ है और इस कथन को आपको, इसके कथन के बारे में अपने उत्तर को लिखना है। तो सबसे पहले आप 2-3 बार प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को समझना है। तो समझने के क्रम में हमें ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से मुख्य शब्द हैं, कौन कौन से मुख्य वाक्य हैं। तो जहाँ तक हम देख सकते हैं कि यह प्रश्न मुख्य रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन पर आधारित है, पहला। दूसरा ये है, इसमें कहा गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधी प्रावधान जो है वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं है भारतीय संविधान में, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से प्रावधान नहीं है, फिर भी न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग करता है। यानी कि हमें वे प्रावधान दिखाने हैं अपने उत्तर में जिसके माध्यम से न्यायालय यह शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। इसके बाद इसके माध्यम से दिए गए सिद्धांत, तो अपनी जो इस शक्ति है, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है जो न्यायालय प्राप्त करता है, उसके माध्यम से उसने कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और वह सिद्धांत देखा जाए तो राज्य और नागरिक के जो संबंध है उसमें बैलेंस स्थापित करने का कार्य करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है और इसी के अनुसार हमारा आंसर चलेगा। तो सबसे पहले प्रश्न में हम स्टार्ट करते हैं भूमिका के बारे में, और भूमिका यानी कि प्रश्न जिससे संबंधित है उसके बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि किसी विधि की संवैधानिकता की जांच करना न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो न्यायालय की वह शक्ति जिसके तहत न्यायालय किसी कानून या सरकारी कार्य को जिसे वह विधि या संविधान के विरुद्ध समझता है उसे असंवैधानिक घोषित कर सके, तो वह न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। इसको जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद या राज्य की विधायिका या कोई भी संस्थान जिसको कानून बनाने का अधिकार है, यदि वह कानून बनाती है और उस कानून में कोई भी ऐसा प्रावधान है जो संवैधानिक नियमों के विरुद्ध है या संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है या नागरिक के अधिकार के विरुद्ध है, तो उस स्थिति में न्यायालय को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह उस कानून की संवैधानिकता की जांच करे, वह उस कानून की प्रासंगिकता की जांच करे कि वह भारत के संदर्भ में कितना सही है, कितना गलत है। तो यह जो शक्ति है न्यायालय की, यह न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। नेक्स्ट, इसमें पैरा एक और जोड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं भी जोड़े। भूमिका जितनी छोटी और टू द पॉइंट रखे उतना अच्छा है। फिर भी मैंने एक पैरा ले लिया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो अवधारणा है वह भारतीय संविधान में किसी अनुच्छेद में नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ प्रश्न में बोला गया है प्रत्यक्ष प्रावधान न होने के बावजूद, तो इस संबंध में आपको एक लाइन तो लिखना ही होगा कि हाँ
प्रत्यक्ष प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है और यह अमेरिका से लिया गया है अवधारणा, और संविधान में किसी भी अनुच्छेद में प्रावधान नहीं है और ना ही इस शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर भी संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद में ऐसे बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय कानून की वैधता की जांच करता है। तो मेन उद्देश्य तो यही है, कानून की वैधता की जांच करना। और ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिनमें यह प्रावधान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह उसमें उसे अवैध घोषित कर दे या उसके किसी भाग को अवैध घोषित कर दे या उसमें परिवर्तन कर दे। तो कानून की वैधता की जांच करने की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। तो अब प्रश्न के अनुसार हम इसकी डिमांड को पूरा करेंगे और बताएंगे कि प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, फिर भी कौन कौन से वह प्रावधान है संविधान में, वह अनुच्छेद है जिसके माध्यम से न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले चलते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 को आपको यहाँ बताना है कि मौलिक अधिकार के संबंध में कानून की संगतता की जांच करता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो जब भी आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस स्थिति में आप न्यायालय जाते हैं और न्यायालय इसी अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त करता है कि वह उस कानून की, उस विधान की जो संवैधानिकता है उसकी जांच करे। इसके अलावा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 यह भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में लागू होता है और इसमें न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। तो इसके माध्यम से भी जो न्यायालय है वह संविधान के जो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो उसकी शक्ति है वह अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है किसी भी कानून के संदर्भ में। इसके बाद अनुच्छेद 132 की बात करें तो अनुच्छेद 132 में संविधान की व्याख्या से संबंधित जो भी प्रश्न है उसके संबंध में आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा कानून बनता है, कोई भी महत्वपूर्ण कानून है जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो उसमें यदि अपील करना है तो इस अनुच्छेद के तहत वो जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, इस अपील की सुनवाई कर सकती है। अनुच्छेद 245 की बात करते हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल होनी चाहिए। अनुच्छेद 245 में यह कहा गया है और यदि वह अनुकूल नहीं है तो इस अनुच्छेद के माध्यम से न्यायालय को शक्ति प्राप्त हो जाती है न्यायिक पुनर्विलोकन की। अनुच्छेद 246 केंद्र या राज्य विधायिका अपनी सीमा के बाहर यदि कोई कानून बनाते हैं तो न्यायालय कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 368। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन की विधि की संगतता की जांच। यानी कि विधायिका जब भी कोई संविधान संशोधन करती है तो वह कितना विधि संगत है, कितने संवैधानिक प्रावधान के अनुसार है, इसकी जांच न्यायालय करता है इस अनुच्छेद के माध्यम से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायालय में संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई भी प्रावधान नहीं है, यहाँ तक कि उसका कोई शब्द भी यूज नहीं किया गया है। फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत का जो न्यायालय है, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वह शक्ति प्राप्त करता है अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। तो ये प्रश्न का जो पहला कथन था वहाँ यहाँ पर हमने यहाँ क्लियर कर दिया। इसके बाद इसके बारे में 1-2 लाइन लिखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधी शक्ति का उपयोग करता है। तो हम देख रहे हैं और अपने निर्णय के माध्यम से विभिन्न सिद्धांत दिए जिसके माध्यम से राज्य एवं नागरिक के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य किया। तो कोई भी कानून बना तो उस कानून को कि जब जांच करता है न्यायालय तो उस संबंध में कुछ वो सिद्धांत भी बनाते जाता है और उसी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वह सिद्धांत एक प्रकार से कानून का ही रूप होता है। न्यायालय जो भी निर्णय देता है वह एक प्रकार से कानून ही मान सकते हैं, क्योंकि उसी को देखते हुए न्यायालय अपने आगे के भी आदेश देता है। तो कहने का मतलब कि न्यायालय जब कोई किसी संबंध में एक बार आदेश दे देता है तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आने वाले आदेश भी लगभग चलते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किए गए और उन सिद्धांतों को हम आगे देखेंगे और उस सिद्धांतों के संदर्भ में जो जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए उनको भी हम देखेंगे। आप चाहे तो बहुत सारे उदाहरण जोड़ सकते हैं। तो अब आते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत बनाए हैं जिसके माध्यम से न्यायपालिका ने राज्य और नागरिक के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य किया है। तो सबसे पहला सिद्धांत हम यहाँ पे लेते हैं अधित्याग का सिद्धांत। यानी कि कोई व्यक्ति जिसे मूल अधिकार प्राप्त है वह उसका त्याग नहीं कर सकता है। यह एक सिद्धांत है। यदि आपको मूल अधिकार प्राप्त है तो आप उसका त्याग नहीं कर सकते। यह एक निश्चित सिद्धांत है।
इसके बाद पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो यदि विधि का कोई भाग मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो वह पूर्णतः शून्य नहीं होगी, बल्कि उस भाग को शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है। यानी कि कोई कानून बनाया गया है, ठीक है ना, उस कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो संविधान के अनुकूल है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रावधान, यानी छोटा सा कोई भी ऐसा प्रावधान या कोई भाग अगर वह संविधान के अनुकूल नहीं है तो न्यायालय पूरे कानून को निरस्त न करते हुए जो उसका वह भाग जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है, उस भाग को वह अवैध घोषित कर सकता है। तो ये कहलाता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तीसरा है आच्छादन का सिद्धांत। यह सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझते हैं, कोई संविधान एवं विधि मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, बल्कि वह निष्क्रिय हो जाएगा। तो यह सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे सिद्धांत आपको याद रखना है, क्योंकि आज आने वाले समय में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब बहुत ही टफ टाइप पे, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको पीटी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे प्रश्नों को हल करने में। इसके बाद है विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत। तो यह भी न्यायालय द्वारा दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी विधि को पूर्व तिथि से लागू नहीं किया जाना चाहिए। मतलब आज यदि कोई आप अपराध करते हैं, जिसे मान लेते हैं कि आज फेसबुक पर पोस्ट डालना यदि अपराध घोषित हो जाता है, तो अभी यह अपराध है, लेकिन पहले यह अपराध नहीं था, क्योंकि कानून अभी बना है। यानी कि आज मान लेते हैं कि आज 20 तारीख है, तो आज से कानून बन गया कि फेसबुक पर कोई भी अगर पोस्ट डालते हैं तो वह अपराध होगा। तो लेकिन यह जो कानून बना है तो यह आज से ही लागू होगा, ऐसा नहीं कि ये 2 साल पहले से लागू कर दो। अगर ऐसा होता है तो पिछले 2 साल में जिन्होंने भी फेसबुक पर पोस्ट डाला होगा तो वो तो स्वतः अपराधी घोषित हो जाएंगे। तो यह सिद्धांत जो विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत है, यह इसके संबंध में है। तो इस प्रकार यह सिद्धांत भी देखा जाए तो नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है और संविधान के माध्यम से जो राज्य और नागरिक के बीच संतुलन है उसको भी स्थापित करने का कार्य करता है। यानी कि कह सकते हैं पोस्ट फैक्टो, यानी भूतकाल में किसी भी कानून को लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है प्रगतिशील निर्वचन का सिद्धांत। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा समाज जो है प्रगतिशील है, दिन पर दिन नए प्रकार के उसमें प्रयोग होते रहते हैं, नए प्रकार की चीज़ें आती रहती है और उसी अनुसार कानून को लचीला भी होना चाहिए। तो जब न्यायपालिका यह देखती है कि कोई भी संसद या कोई भी विधायिका जब कानून बनाती है तो वह तात्कालिक समाज के संदर्भ में प्रासंगिक है कि नहीं, वह उसकी भी जांच करती है। तो यह जो सिद्धांत है इसको प्रगतिशील निर्वचन का सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है उसके माध्यम से ये सारे सिद्धांत निकल कर आए हैं और इन्हीं सब सिद्धांतों को आधार बनाते हुए न्यायपालिका अपने महत्वपूर्ण निर्णय देती है और जिसके आधार पर देखा जाए तो राज्य और जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, उनके बीच एक संतुलन बनाया जाता है। यानी कि राज्य भी अपनी सीमा को अतिक्रमित न करे और जो व्यक्ति है वह भी अपनी सीमा को अतिक्रमित ना करे। तो इस प्रकार से ये आपको समझ के रखना है। अब आगे चलते हैं और लिखेंगे 1-2 लाइन की इस प्रकार उपरोक्त सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में समय समय पर न्यायालय द्वारा अनेक ऐसे निर्णय दिए गए जिससे न केवल सिद्धांत को मान्यता मिली, क्योंकि ये सारे सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान्य है, ठीक है ना, और व्यवहार में लाया गया, बल्कि उसके माध्यम से राज्य एवं नागरिक के मध्य संतुलन स्थापित करने का भी कार्य किया गया। तो क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था उसको हम यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं कि राज्य और नागरिक के मध्य संतुलन कैसे स्थापित किया। तो अब हम देखते हैं उन सिद्धांतों के आधार पर जो जो निर्णय आए। तो आप भी इसमें बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वह जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1950 में पटना हाई कोर्ट ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम को अनुच्छेद 14 के तहत अवैध बताया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं राज्य और नागरिक के अधिकार के बीच में जब विवाद हुआ, ठीक है ना, यानी कि राज्य ने जब नागरिकों के अधिकार का अतिक्रमण किया तो न्यायालय ने यहाँ उस कानून की संगतता की जांच की और अपना निर्णय दिया और बताया कि अनुच्छेद 14 के तहत यह अवैध है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी होगा, गोलकनाथवाद। तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम करती हो या समाप्त करती हो। तो यह भी आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तीसरा ले सकते हैं, देशी रियासतों की प्रीवी पर्स तथा विशेष अधिकारों को अध्यादेश द्वारा समाप्ति करना न्यायालय ने अवैध बताया। तो प्रीवी पर्स जो
विशेष अधिकार थे, जो राजा महाराजा थे, जो राजा महाराजा की जो संस्कृति थी उनको विशेष अधिकार थे। तो उस अधिकार को जो तत्कालीन सरकार थी उसने अध्यादेश द्वारा समाप्त कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इसको अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि अध्यादेश द्वारा आप नहीं समाप्त कर सकते। आपको समाप्त करना है तो आप संसद द्वारा कानून बनाएं और उसके माध्यम से सर्वसम्मति से इसे लाएं। तो यहाँ पर इसको देखा जाए तो न्यायालय ने अपने सिद्धांत को लागू करते हुए इसे अवैध बताया। इसके बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ में विधि की सम्यक प्रक्रिया की संकल्पना को अपनाया गया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट वाद है और डिटेल में आपको यह पढ़ के समझना होगा, क्योंकि यह बहुत सारे प्रश्नों में आप इसका इनडायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद 2007 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची के प्रावधान का न्यायिक पुनर्विलोकन भी हो सकता है। तो 9वीं अनुसूची, जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यायालय के पास जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, तो उसके माध्यम से न्यायालय संसद के किसी भी कानून की जांच करके उसमें व्यापक फेरबदल कर सकती है। तो इसी से बचने के लिए 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची में कुछ भी अगर डाल दो तो उसमें उसको न्यायिक पुनर्विलोकन से मुक्त रखा गया था, यानी कि सरकार जो मन चाहे बना के उसमें डाल दे, न्यायालय भी उसमें जांच नहीं कर सकती थी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 9वीं अनुसूची जो अब तक यह पुनर्विलोकन से मुक्त थी, तो 2007 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया उसके अनुसार अब यह भी उससे मुक्त नहीं है। तो इस प्रकार से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय था, क्योंकि जो संसद है, जो विधायिका है, कई बार ऐसे कानून बना लेती है जो वो नागरिक के अधिकारों का कहीं ना कहीं अतिक्रमण करती है, और ऐसे कानून को अगर 9वीं अनुसूची में डाल देती है तो फिर तो नागरिक के मूल अधिकारों का तो उल्लंघन करेगी ही सरकार। तो उस स्थिति में क्या होगा? तो इसी कारण से 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। तो इस प्रकार से यहाँ भी न्यायालय ने बैलेंस बनाने का काम किया राज्य और नागरिक के बीच में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यह जब बिल लाया गया था तो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के संबंध में, तो इसे भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप हाल के भी कुछ एग्जाम्पल हैं तो उसे जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके माध्यम से न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया और नागरिक और राज्य के बीच में संतुलन स्थापित करने का कार्य किया। तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि उल्लेखनीय है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुसूची 9 के प्रावधान, मूल अधिकार की सीमाएं और समवर्ती सूची के तहत शक्तियों के विभाजन से न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा सीमित होता है। तो ये ऐसे प्रावधान है जिसके अनुसार जो न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा है वह सीमित होता है। फिर भी न्यायिक पुनर्विलोकन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं निर्णयों को दिया गया, जिसने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक एवं राज्य के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य किया। तो ये इस प्रकार से हमारे प्रश्न का फॉर्मेट रहेगा, और इस प्रकार से कोई भी कथन आता है, कोई भी प्रश्न आता है तो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके अनुसार आपको हल करना है। समस्या वहाँ आती है जब आप प्रश्न समझ जाते हैं, आपके पास पर्याप्त फैक्ट और डाटा नहीं होते हैं। तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, समझना होगा चीज़ों को, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ें आपको समझ में आए, तो आपको यह पता हो कि क्या लिखना है, किस प्रकार से लिखना है और कैसे लिखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आने वाले समय में और भी वीडियो इस तरह के आएंगे। डिपेंड करेगा कि इस तरह की जो सीरीज है वह लोग कितना पसंद करते हैं। तो 67 बीपीएससी के जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं वे चाहे तो नोट्स ले सकते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। इसके अलावा आप चाहें तो सैंपल भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।